नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों, अगर आप भी फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे क्या कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से यानी कि आसानी से होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों। उसे कहा जाता है चालक। बच्चों, क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न बच्चों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे रख दिया गया है, बताएंगे सभी साथी। और पूछा जा रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा एक पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बच्चा पार्टी क्या हो जाता है? घट जाता है। और हम जब किसी वस्तु को यहाँ पे ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस यानी कि ए हो जाता है और ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घटेगा। और ए का द्रव्यमान बढ़ेगा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाला पर माइनस क्यू आवेश दिया गया, इसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ेगा, यानी कि बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो बच्चों, आपको उलझाने के लिए कैसा पूछा जा रहा है, मैंने आपको बता के चला है कि हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है और ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बी को बच्चा यहाँ पे ऋणावेशित किया गया है, तो बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान जो है ये किस पर निर्भर करता है। बताएंगे सभी साथी कि वैद्युत फ्लक्स का मान बच्चों किस पर निर्भर करता है। तो हमने तो सीधा सीधा पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू में क्या होता है? ई इंटू में यहाँ पे डी ए होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है बता के चलो ना, जल्दी से आप लोग बता दो किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करता है, साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ए और बी दोनों पर करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब आप लोग सी बता सकते हो बच्चों, एकदम समझ के ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी। कई बार तो वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है ये पूछा गया है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है बच्चों। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। चलो यहां पे बता के चलो, चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है। यहां पे बच्चों अगर आप शून्य लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि खोखले गोले के अंदर तो है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं है जो शून्य होगा। और बच्चों यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। अगला बता के चलो, पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा? P द्वारा दर्शाते, P बराबर Q गुना में L होता है, चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम होता है बच्चों, दूसरा मात्रक डेबाई होता है। इसीलिए तो मैंने बताया था कि 1 कूलम गुना मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश पूछा गया तो क्या बताओगे? भैया ये शून्य होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों ये एक सदिश राशि है। इतना मैं बता दूंगा ना बच्चों, बनने वाला प्रश्न भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो मेरे भाई उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ जाती है। 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पे किसके बराबर है बच्चों, ये बताओ जल्दी से। अगर आपसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चों अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देख के जाइएगा। और बच्चों अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लेते हो ना तो ये हमारी गारंटी है कि क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि बच्चों हम अलग से भी बताते जा रहे हैं, जितना रिलेटेड प्रश्न होता है वो बता दे रहे हैं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। अब देखो रिलेटेड क्या आ सकता है, पूछेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है, माइनस का 13 जूल होता है। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 जूल होता है। तो क्या बच्चों ये सब याद रख लोगे ना आप लोग। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जो कि भैया ने लिखा कि भैया ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 का बी बताइएगा सभी बच्चे। ओके चलो 8 का बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत धारिता का वीमा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से मेरे भाई। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि विद्युत धारिता को C द्वारा दर्शाते हैं, C बराबर Q अपॉन V फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों यहां से मैं मात्रक भी बता दे रहा हूं, एक मात्रक इसका फैराड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और भैया ने बताया कि धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। मैं बता दूं ये एग्जाम में आया हुआ है, साथ में ये भी एग्जाम में आया हुआ है बच्चा पार्टी, इसका मात्रक भी एग्जाम में आया है। चार्ज का कूलम, वोल्ट का वोल्ट, तो ये भी मात्रक में आया है। और ये तो भैया कई बार रिपीट हुआ है, जितना अलग से बताऊं वो एग्जाम में आया हुआ रहता है बच्चों। अब देखो आवेश का विमा क्या हो जाता है भैया, AT होता है, एकदम समझ लो ना बच्चों। भी क्या है, विद्युत विभव का क्या हो जाता है, ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। ये बच्चों किसका है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। इसको ऊपर कर लेते हैं ना, तो M पर प्लस है तो ये माइनस लग जाएगा, L2 है तो ऊपर जाएगा तो L माइनस का 2 हो जाएगा, T माइनस 3 है तो ये जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा। एक T ऊपर में वेट कर रहा है तो आ जाओ भाई 4 हो जाओ। A माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, तो A यहाँ पे बच्चों एक ये मतलब 2 हो जाएगा। तो बच्चों मिला लो ना, धारिता का विमा यही तो है, धारिता का विमा यही तो है, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4A2। आपका सही जवाब A हो जाएगा। क्या मेरे भाई आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है क्या, बता दो बच्चा पार्टी। आप सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और आप लोग देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज बच्चा पार्टी आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने प्रदीप भैया को थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो जी। ओके आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी किया करो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मित्र ऐसे नहीं बना जाता है बच्चा पार्टी, आप लोग सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करोगे तभी तो। देखो परावैद्युत माध्यम एक, यहाँ पे परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाता है बच्चों, बताओ क्या कहलाएगा, ये ध्रुवण सदिश कहलाता है बच्चा पार्टी। क्या कहलाता है, ये यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 9 का। चलो 10 का बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है बच्चों। ऐसे प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है ना बच्चा पार्टी, प्रैक्टिस सेट एक भी मिस मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा साधन होगा जो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिलाने में वो आपका मदद करेगा। धातुओं का परावैद्युतांक बच्चों अनंत होता है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों। अगर आप ये गलत कर रहे हो तो मैं मान लूंगा कि आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई बराबर बच्चों E इंटू में A फॉर्मूला होता है। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, ये एक हो गया। और E का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, बचा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों मात्रक मैंने आपको बता के चला था। बताओ क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा NM स्क्वायर C इनवर्स। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। ये देखो ये किसका मात्रक है बच्चों, बताओ ये किसका मात्रक है, जल्दी से आप लोग बता के चलो फटाफट से बच्चों। ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत का नहीं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये किसका है, ध्यान रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बच्चों। और ये किसका है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्या है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो इतना मैं बता दे रहा हूं ना बच्चों, अलग से आप लोग ध्यान रखना। चलो अगला बता के चलो। 12 नंबर सवाल है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बताओ जल्दी से बता के चलिए सभी साथी। क्या हो जाएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है बच्चों। 12 का आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है
कि भैया बताओ, प्रश्न है कि भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बच्चों कितना होता है? भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बता के चलो। 13 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया, आपने ट्रिक बताया था बीबी रॉय बच्चों जीबी, बीबी रॉय जीबी, बस ये बच्चों ट्रिक है, याद रखना। यहां से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों। मैं बताऊं 2022 के एग्जाम में यहां से 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा था कि नीला और पीला ऐसे रंग के लिए उसका कलर कोड का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये ब्लैक है, बोलो हमारे साथ, ये ब्लैक है भैया, ये यहाँ पे ब्राउन है, ये रेड, यहाँ पे रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। हमसे पूछा है भूरा बच्चों, भूरा ये ब्लैक है एक वाला, ये वाला बच्चों यहाँ पे ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, तो भूरा के लिए कितना होता है? 1 होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। 13 का बच्चों क्या होगा? अच्छा 3 किसका होता है? 3 होता है बच्चों ऑरेंज का, यहाँ पे ऑरेंज है ना। देखो 5 किसका होता है? तो यहाँ पे ग्रीन का होता है। 6 किसका होता है? ब्लू का होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा ना आप लोग बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बताएंगे सभी साथी क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्त लैंप जो है 20 वोल्ट था, यहाँ पे 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? भैया हमने बताया है, ये आप गलत नहीं करोगे। ऐसे P बराबर V इंटू आई में पढ़े हो क्या? पावर के लिए आपने पढ़ा है ये वाला क्या? बताओ एक बार बच्चा पार्टी, ये पढ़ा है ना आप लोग, बता दो। और आपने पढ़ा होगा V बराबर बच्चों आई आर होता है ना, तो आप लिख सकते हो V बराबर आई गुना में ये वाला आई बट्टा में क्या हो जाएगा? गुना ये वाला आई बट्टा में आर, यही वाला हो सकता है, या फिर V गुना V बट्टा में आर, ऐसे होता है V आर होता है। तो बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला सीधा का सीधा लगा दो। ऐसे उतना नहीं, हम कहेंगे कि सीधा P बराबर क्या पढ़े हो? V स्क्वायर बट्टा में आर पढ़े हो ना, ये पढ़े हो क्या बच्चा पार्टी? बता दो। हमें आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर V स्क्वायर बट्टा में P हो जाएगा। V स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर 20 गुना 20 400 हो जाएगा, तो 400 लिख दो बट्टा में पावर ये 2.5 दिया गया, तो ये पॉइंट उड़ा दो, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। 25 है ना बच्चों, 1 से काट दो इसको पूरे, कितना बार में कटेगा? 160 बार में कटेगा बच्चा पार्टी, 160 बार में पूरा कट जाएगा। आप क्या बता के चलोगे जल्दी से भैया? अगर आर हमने निकाला है तो 160 ये क्या ओम हो जाएगा? 160 ओम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। फॉर्मूला आपको याद है, बस निकाल लोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि फैराड किसका मात्रक है बच्चों? लो मैंने बताया ऊपर, फैराड बच्चों यहाँ पे विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, और फैराड एक बड़ा मात्रक, इसलिए माइक्रो फैराड और पीको फैराड का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बना हुआ है। और धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D फॉर्मूला, ये संबंध एग्जाम में आया है बच्चों, ध्यान रखना आप सब। अगला बताओ यहाँ पे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? या ऐसा यूनिट ऑफ यहाँ पे रेसिस्टिविटी पूछा गया, बताओ कौन सा हो जाएगा? हमने आपको बताया था क्या? रो बराबर आर ए बटा में बच्चों एल होता है, ये बताया था क्या? आर क्या है? प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का बच्चों मीटर हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो बच्चा कौन सा? ओम इंटू में मीटर। ओम मीटर कहां पे है बच्चों? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 16 का बच्चों ए ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ 17 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को सभी साथी लाइक करते हुए चलिएगा, नए नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो किसी विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी विभवमापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए बच्चों इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी धारा को बच्चों क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। अगला बताओ यहाँ पे धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व को हम J द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। धारा घनत्व J बराबर I बटा में A फॉर्मूला होता है। I मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, और यहाँ पे बच्चों एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर इनवर्स 2 जो है ये धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मात्रक आपको याद रखना है मेरे भाई, एग्जाम में बनेगा तो आप बता के आइएगा।
19 नंबर सवाल आपके सामने है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर क्या होता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बच्चों चालक के यहाँ पे चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आप बताओगे भैया ये ऑस्ट्रेड का प्रयोग है, किसका नियम है बच्चों? यहाँ पे ऑस्ट्रेड साहब का ये प्रयोग है बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1820 ईस्वी में किया था। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। अब पूछेगा बच्चों यहाँ पे एग्जाम में कि ऑस्ट्रेड के प्रयोग को लिखिए, तो आप लिखिएगा जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस इतना लिख दोगे और ये लिख देना कि इसे ऑस्ट्रेड ने 1820 में प्रतिपादित किया। बस इतना लिख दोगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक टेस्ला बराबर क्या होता है बच्चों? टेस्ला है आपके सामने, गॉस आ जाए, वेबर बट्टा में यहाँ पे बच्चों मीटर स्क्वायर आ जाए, आपके सामने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ जाए। बच्चों ये चारों मात्रक किनका है? कौन से साथी हमें बता दोगे? हम मान लेंगे कि वो बहुत यहाँ पे तेज बच्चे हैं। बच्चों ये किनका मात्रक है जानते हो? ये है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। किनका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आप बताओगे एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस होता है क्या बच्चों? बताओ एक बार। ये 10 पर पावर 4 गॉस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य कितना होता है? ये बिल्कुल बच्चों शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य होता है। 21 का ए हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है मेरे भाई? बताओ एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और बच्चों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको बच्चों? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों, किसमें जोड़कर? बताओ जल्दी से बता दो। 23 नंबर सवाल का बच्चों इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उच्च प्रतिरोध दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा बच्चा पार्टी। गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से जो है माप की जाती है। यहाँ पे आप गलत नहीं करिएगा बच्चों, क्योंकि आपके सामने एक आ जाता है एमीटर। बच्चों क्या आता है? एमीटर आता है। तो एमीटर में हम धारा का मापन करते हैं। एमीटर में बच्चों धारा का मापन करते हैं। और बच्चों यहाँ पे माप जो लिखा गया ये कहीं ना कहीं गलत बात हो सकता है, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा यहाँ पे धारा की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति का पता लगाते हैं। बच्चों धारा की अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर है। अभी तो आप लोग फिलहाल धारा ही लगाओगे, क्योंकि मापने वाला कार्य एमीटर करता है धारा को, और ये वोल्ट मीटर को मापने वाला कौन करता है? बताओ, विभवांतर करता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 2 नंबर के भी इस क्लास से प्रश्न बना के आओगे एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव के लिए भी बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा जो है किस नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। अब पूछेगा लेंज के नियम से आप क्या समझते हो? इतना लिख दो, काम बन जाएगा बच्चों। लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला बताओ यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे पूछा है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। बताओ आप लोग यहाँ पे डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक बच्चों फैराडे साहब माने जाते हैं। कब किया था? 1831 ईस्वी में। याद रख लो, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है बच्चों। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई द्वारा दर्शाते हैं। फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू में ए फॉर्मूला होता है। और बी का मात्रक मैंने बताया, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों टेस्ला बताया था मैंने, और ये बताया था हेनरी। तो बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका है? ये यहाँ पे प्रेरकत्व का मात्रक है। तो यहाँ पे
बी का मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये उड़ा दो तो बचा कौन सा, सिर्फ वेबर बचा बच्चों। कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, टेस्ला आए, गोस आए, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आए, तो ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स का पूछा तो वेबर बताइएगा बच्चों। ये सभी में अंतर जानना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं भैया वो दो प्रकार के, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफॉर्मर, तो दो प्रकार के होते हैं। 29 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि किसी चुंबक को, यहाँ पे यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा बच्चों। किसका रहेगा, ये रहता है भैया ध्रुव प्राबल्य का। किसका, ध्रुव प्राबल्य का। राइट आंसर ए हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा। अगला बताओ, यहाँ पे चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण बताओ आप लोग, कौन सा हो जाएगा, विद्युत आवेश गति हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत आवेश की गति। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी साथी आंसर बताते चलिएगा। अगला बता के चलो, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि टी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई m बटा में क्या होता है, बी होता है। अगर हम टी का व्युत्क्रमानुपाती करें तो 1/b हो जाएगा। तो बच्चों अगर हमारा टी घटेगा तो ये बी वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। आप हमें बता के चलो कौन सा हो जाएगा 33 नंबर सवाल का जवाब। बच्चों यहाँ पे देखो, ये घटा है तो ये बढ़ेगा, ये उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि चांदी क्या है। चांदी एक प्रकार का बताओ बच्चों, सिल्वर इज, सिल्वर क्या हो जाएगा भैया, सिल्वर एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा बिस्मत आए, तांबा आए, जस्ता आए, सोना आए, जल आए, सभी के सभी प्रतिचुंबकीय है। जैसे ऑक्सीजन आ जाए बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या है, ये अणुचुंबकीय है, जबकि ओजोन ये प्रतिचुंबकीय है बच्चों। लोह चुंबकीय में लोहा आ जाए बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिख लो, लोहा आ जाए, कोबाल्ट आ जाए, निकेल आ जाए, तो ये सभी के सभी लोह चुंबकीय है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों ऋणात्मक होती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे शैथिल्य कौन प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला कौन है बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। शैथिल्य प्रदर्शित करने वाला लौह चुंबकीय है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे बच्चों। अगला बताओ, यहाँ पे किसी स्थान पर आभासी नमन कोण जो है सदा क्या होता है, हमेशा बताओ क्या होता है। तो भैया जी हमेशा जो है ना यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। क्या होगा बच्चों, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण जो है यथार्थ नमन कोण से हमेशा अधिक होता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि गामा किरणों की आवृत्ति, यहाँ पे आवृत्ति परास कितनी होती है। गामा किरणों का आवृत्ति परास बता के चलो कितना होता है बच्चों, जल्दी से बता के चलो। तो भैया ये यहाँ पे 3 × 10⁻22 हर्ज से लेके 3 × 10 यहाँ पे 18 हर्ज के बीच होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब देखो मैं बता दूं, ये 3 × 10 मैं यहाँ पे 19 हर्ज से 3 × 10 यहाँ पे 15 हर्ज जो दिया गया है बच्चों, ये किसके लिए होता है, तो ये एक्स किरण का है। यहाँ पे मैं 4 आपको बताऊंगा बच्चों, एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स होता है, क्योंकि ये भी यहाँ पे देखा गया है। अब देखो 3 × 10⁻16 हर्ज से यहाँ पे माइनस का 7 पॉइंट, यहाँ पे देखो 7.5 × 10⁻14 हर्ज जो आएगा, तो ये किसके लिए होता है बच्चा पार्टी, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं। ये होता है बच्चा पार्टी पराबैंगनी विकिरण के लिए। किसके लिए, यहाँ पे याद रख लो, पराबैंगनी विकिरण के लिए ये हो जाता है। और 7.5 × 10⁻14 से 3.5 × 10⁻14 ये किसका होता है बच्चा पार्टी, ये होता है यहाँ पे दृश्य प्रकाश का। किसका होता है बच्चों, ये दृश्य प्रकाश का होता है। लिख लो बच्चों, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, एक तो आप एग्जाम में जरूर देख के आओगे ऐसा प्रश्न बच्चों। ओके चलो अभी का ऑप्शन ए याद रखिएगा, गामा किरणों का आवृत्ति परास ये होता है। गामा किरण का सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन बना दिया। और ये 3 तो भैया उससे मतलब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है। ओके चलो अगला बताओ, 39 नंबर सवाल है कि पौधा घरों में बच्चों, पौधा घरों में किनका उपयोग होता है। पौधा घरों में उपयोग होता है अवरक्त विकिरण का। सही जवाब बी हो जाएगा।
नेक्स्ट बताओ आप लोग, बेतारी तार संचार का आविष्कार बच्चों किसने किया था? बेतारी तार संचार का आविष्कार मेरे भाई किया था मार्कोनी साहब ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 41 का बता के चलो यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय यहाँ पे बच्चों तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण बच्चों आवेश की त्वरित गति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है निर्भर नहीं करती है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल मेरे भाई किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और बच्चा पार्टी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी वहां पे भी आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है जो क्लास का होता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी हो सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति मेरे भाई कैसी होती है? तो ये अनुप्रस्थ होती है। 43 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बच्चों कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। 43 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? यहाँ पे ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि कांच का अपूर्णांक कितना होता है बच्चों? कांच का अपूर्णांक कितना हो जाता है? आप तब तक बता दो हीरा का अपूर्णांक कितना होता है बच्चों? 2.42 होता है। हीरा का जब पूछ लेना कि क्रांतिक कोण कितना होता है, हीरा का बच्चों क्रांतिक कोण पूछे तब आप बताइएगा 24.41 डिग्री होता है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। कांच का अपूर्णांक बता के चलेंगे सभी साथी, तो भैया 1.5 हो जाता है। और अगर कांच के लिए बच्चों क्रांतिक कोण पूछे तो क्या बताओगे? बताओ जल्दी से। कांच के लिए बच्चा पार्टी क्रांतिक कोण बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है बच्चों। 41 डिग्री आपने देखा होगा, लगभग में 42 डिग्री होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 45 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। 45 का आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है 6 डायोप्टर तथा भैया माइनस का 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो निकाय की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बताओ निकाय की फोकस दूरी बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा है बच्चों, P बराबर क्या पढ़ा है? P1 प्लस में भैया P2 हो जाएगा। तो P1 हमारा 6 दिया गया है और P2 माइनस का 2 दिया गया है ना बच्चा पार्टी, तो 6 माइनस का यहाँ पे 2 बराबर में 4 हो जाएगा। तो पावर हमारा कितना निकला बच्चों? 4 निकल गया ना। अब तो बता पाओगे कि भैया ये हो जाएगा, बता दो जल्दी से कौन सा हो जाएगा? P बराबर 1/f, हमें f निकालना, तो f बराबर 1/p, 1 यहाँ पे p के जगह 4 है तो 1/4 0.25 मीटर में हो जाएगा। लगा दो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो, 47 नंबर सवाल है, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, किसी वस्तु पर नेत्र द्वारा अंतरित कोण को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर यहाँ पे द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को बच्चों दर्शन कोण कहा जाता है। 48 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, आज तो भैया हम देख लेंगे इस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट से आपका कितना स्कोर रहता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार जो किया जाता है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार बच्चों किसमें किया जाता है? बताएंगे सभी साथी कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार बच्चों किसमें किया जाता है। तो देखो मैंने बता के चला था ये कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, और बिंदुकता को दूर करने के लिए मेरे भाई बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चा पार्टी बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और ये 4 से 1 एग्जाम में यहाँ पे पक्का आ जाता है बच्चों। देख रहे हो ट्रेंडिंग टॉपिक हम सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं बच्चों। लगा दो क्या हो जाएगा? बेलनाकार वाला तो यहाँ पे अबिंदुकता करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? एकदम कुछ मत देखो बच्चों, पूछा गया था क्या एग्जाम में एक बार कि आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है? क्या होता है? m बराबर भैया 1 + d/f होता है ना। अब देखो m बराबर, आप फिर से लिखो, m बराबर 1 है तो 1 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, d क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, आपने पता ये पढ़ा होगा।
कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होती है। क्या आपने नहीं पढ़ा है बच्चों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और फोकस दूरी तो हमारा 2.5 दिया गया, तो दे दिया गया है भैया। पॉइंट को उड़ा दो, यहाँ पे 0 लगा दो और लिख दो 25 के 25 हो जाएगा 25 दहीन के यहाँ पे कितना हो जाएगा 250। तो 1 + 10, 1 + 10 बराबर कितना 11। 1 + 10 बराबर 11 है बच्चों। यहाँ पे 50 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान है बच्चों, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और सॉल्यूशन इसी के माध्यम से आपका निकल जाता है। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव जो होता है वो किस रंग का होता है? न्यूनतम विचलन मेरे भाई, लाल का न्यूनतम विचलन होता है और बैगनी का जो होता है ना, इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। आपने पढ़ा होगा लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक, लेकिन बैगनी का कम होता है। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। चलो अगला बताओ। 52 नंबर सवाल है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों सर्वप्रथम किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। अगर आपसे पूछे कि कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बच्चों, अगर आपसे ये पूछे कि बताओ बच्चा पार्टी कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये हमारे न्यूटन साहब ने किया है। तो क्या बच्चों ये सब याद रख पाओगे? याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि प्रकाश के यहाँ पे तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है बच्चों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये बता के चलो 53 का क्या होगा बच्चों? ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है बच्चों, देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है? अब ऐसा नहीं कि बच्चों विनाशी व्यतिकरण का एग्जाम में एक बार आ गया है तो सब बार विनाशी व्यतिकरण के लिए, तब तक मैं यहाँ पे विनाशी के लिए भी लिख देता हूं क्योंकि एग्जाम में आ जाता है ना बच्चों। जिसको नहीं पता होगा वो याद कर लेंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए बच्चा पार्टी अगर आपसे ये पूछे कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा फाई बराबर क्या होता है भैया 2n + 1, 2n + 1 इंटू में क्या होता है पाई, ऐसे करके होता है। लेकिन एक और होता है, एक और क्या होता है बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से, एक और क्या होता है 2n + 1, यहाँ पे 2n + 1 इंटू में क्या होता है ऐसे करके λ/2 होता है। ये दोनों के दोनों बच्चों हो सकता है विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर। लेकिन अगर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए बच्चों पूछे, व्यतिकरण तो दो प्रकार के, एक विनाशी और एक बच्चों रचनात्मक। विनाशी का एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, अब की बार यहाँ पे रचनात्मक आ जाए तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? 54 का बताया कि भैया ये फाई बराबर 2n पाई होता है। एकदम सीधा से सीधा है बच्चों, 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई बच्चों रचनात्मक के लिए। और ये वाला देखो यहाँ पे आया है तो ये विनाशी के लिए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है मेरे भाई, बताओ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके सामने? किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP। ब्रूस्टर साहब का नियम है बच्चों, ब्रूस्टर का नियम। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कि ब्रूस्टर के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दीजिएगा किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और लिख दीजिएगा नीचे में ये बच्चों, ये इतना लिख दोगे ना, और भी एग्जामिनर सोचेगा कि भैया पढ़ा लिखा लग रहा है। एकदम 2 नंबर ऐसे करो और टिक मार दो, सही है बच्चों। ओके, तो ये बच्चों याद रखिएगा। आज के क्लास से देख रहे हो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बनता जा रहा है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, जब किसी पदार्थ पर यहाँ पे बच्चों प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब यहाँ पे परिवर्तित प्रकाश की पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है। और यहाँ पे पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा गया आपसे। बताओ जब किसी पदार्थ पर प्रकाश जो है 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परिवर्तित प्रकाश पूरी तरह से बच्चों क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। मैंने बताया ना, तो ये तो वही वाला ब्रूस्टर का नियम है, म्यू बराबर 10 यहाँ पे I और P हो जाएगा। यही वाला बात है ना बच्चों, बताओ जल्दी से ये वाला। तो भैया म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये IP मतलब कोण कितना दिया गया 60 डिग्री। तो आप बताओ tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री मैथ वाले भैया बताएंगे। tan 60 √3 होता है क्या? tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है क्या, आपको पता है बच्चा पार्टी? और √3 अगर आप ये तोड़ोगे तो 1.732 हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब 1.73 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते
ए हो। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। सोडियम का कार्यफलन बताओ। 2.75 होता है क्या? सोडियम का 2.75 होता है। एग्जाम में सीजियम का एग्जाम में कई बार आया है बच्चों। सीजियम का बताओ, सीजियम का बताओ 2.14 होता है। याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद आ सकता है पोटेशियम के, पोटेशियम का बच्चा पार्टी बताओ 2.30 हो सकता है। इसके बाद लिथियम का बच्चों, यहाँ पे लिथियम का अगर आ जाए बच्चा पार्टी तो क्या बताओगे? बताओ लिथियम का क्या होगा? 2.40 होता है। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कैथोड किरण क्या है बच्चों? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बच्चों ऋणाविष्ट कण है क्या? बताओ क्या हो जाएगा भैया? ये ऋणाविष्ट होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 59 नंबर सवाल है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए कौन सा आवश्यक होता है बच्चों? बताओ यहाँ पे कौन सा आवश्यक होता है? तो ये तरंग सिद्धांत जो कि हाइगेंस द्वारा दिया गया, क्वांटम सिद्धांत जो कि यहाँ पे मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, दोनों के दोनों यहाँ पे बच्चों आवश्यक होता है। अगला बताओ 60 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग में बच्चों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लाइमन श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? परमाणु की कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस बल के कारण रहते हैं? बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? ये बच्चों कूलाम बल के कारण रहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहाँ पे है कि परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? मैंने बताया था अगर आपसे नाभिक के बारे में पूछे तो नाभिक जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होता है, लेकिन परमाणु का पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर में होता है बच्चों। यही तो है प्रैक्टिस सेट का खासियत। अलग से जितना बताए वो सभी यहाँ पे बना हुआ प्रश्न है बच्चों, इसीलिए अलग से बताए हुए चीजों को याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने बच्चे को पता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान पूछे तो 9.1 × 10⁻³ कितना? -31 किलोग्राम होता है। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन का क्या पूछेगा? विशिष्ट आवेश पूछेगा तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो साथी बता दोगे बच्चा पार्टी, तो वो हमारा होता है, कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के E/m का अनुपात होता है। E कितना दिया गया है तो देख लो, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और बट्टा में बच्चा पार्टी 9.1 × 10⁻⁻31 यहाँ पे केजी है। तो दोनों का जो अंतर निकलेगा, अनुपात निकलेगा बच्चा पार्टी, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विशिष्ट आवेश हो जाएगा। ये तीनों के तीनों एग्जाम में बना हुआ है बच्चों, याद रख लोगे। अब कितना होता है बताओ? तो ये हो जाता है, दोनों का आप कर लीजिएगा 1.76 × 10⁻11, और ये मात्रा कूलम है तो ऊपर कूलम लिख दो, बट्टा में केजी है तो केजी लिख दो। बस बच्चों यही हो जाता है इसका यहाँ पे विशिष्ट आवेश। बच्चों ये याद रखना है, ये इसका द्रव्यमान हो गया, ये आवेश हो गया द्रव्यमान। ये वाला पूछा गया आपसे तो राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ये विशिष्ट आवेश कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नाभिकीय बलों के गुण कौन कौन से होते हैं? तो लघुपरासी होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं, आकर्षक बल इसमें होता है। सही जवाब आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों देख रहे हो 2 नंबर में क्या पूछेगा कि नाभिकीय बल के गुणों को लिखें। आप लिख दीजिएगा, 3 ही लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। लघुपरासी होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं, मतलब आवेश पर ये आश्रित नहीं होते हैं, आकर्षक बल इसमें होते हैं। बस ये यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है बच्चों? किससे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटोन का, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चों कितना होता है? 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट बता के चलो कि परमाणु के नाभिक में अवश्य कौन रहता है? प्रोटॉन बच्चों। परमाणु के नाभिक में जो अवश्य रहेगा वो प्रोटॉन रहेगा बच्चा पार्टी। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है कि 33 का द्विआधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा? 33 का द्विआधारी बताओ। और बच्चा पार्टी लास्ट हो गया, फिर भी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, क्या बता दो बच्चा पार्टी। 33 का द्विआधारी तुल्यांक निकाल देते हैं, जल्दी जल्दी से 33 का निकाल लो बच्चा पार्टी, जल्दी से। 2 से लगा दो, 16 दूना के 32 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 8 दूना के 16 शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 चौके 8 शेष 0 बचा, फिर 2 दूना के 4 शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। तो नीचे से हमें ऊपर चलना है, तो 1 है 1 2 3 4, 4 को 0 है तो 4 को 0 लिख दो, और फिर 1 है तो 1 लिख दो। 1 4 को 0 1 बता दो, 1 4 को 0 1, ये वाला
ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। चलो 68 का बता के चलो बच्चा पार्टी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे बच्चों उत्सर्जक धारा आईई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध क्या हो जाता है बच्चों, इसके बारे में संबंध बताओ। आईसी बराबर आईई माइनस आईबी होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। चलो 69 नंबर सवाल है, यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का यहाँ पे प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है बच्चों बताओ। ये होता है आकाश तरंगों के द्वारा, राइट आंसर आपका डी होगा। और बच्चा पार्टी आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि आकाश तरंग संचार आधारित है किस पर। आकाश तरंग का संचार मेरे भाई किस पर आधारित है, तो ये आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो अब आप लोग जो है जल्दी जल्दी से कमेंट करो प्लीज बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, भूल जाते हो। क्लास कैसा लगा, अब बहुत सारे साथी को बोलते ना कमेंट करो तो ऐसे लिखते नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास, अमेजिंग क्लास, ऐसे नहीं बच्चों, दिल से लिखा करो। इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट बढ़िया बढ़िया करा करो। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी साथी, और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और बच्चा पार्टी इन सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलो, हमारी गारंटी है ना, प्रदीप भैया ने गारंटी ले लिया है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, इसका मतलब है कि नहीं छूटने देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है। मिलते हैं फिर।